हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एसएससी गाइडेंस। आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम 10 सेंटेंस इंप्रूवमेंट डिस्कस करेंगे, जिनमें हम देखेंगे कि इंप्रूवमेंट क्या करना है और जो भी इंप्रूवमेंट होगा उसका रूल भी हम साथ में डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सेंटेंस। पहला सेंटेंस दिया हुआ है कि मोर देन 60% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव अंडर द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो यहाँ जो अंडरलाइन पार्ट है लिव अंडर द पॉवर्टी लाइन, इस पार्ट को हमें इम्प्रूव करना है। और अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, यानी कि अगर सही होगा तो डी पार्ट नो इम्प्रूवमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ जो इम्प्रूवमेंट करना है वो अंडर से संबंधित है, यानी अंडर यहाँ पे यूज किया गया है, जबकि यहाँ अंडर का यूज ना होके बिलो का यूज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ रूल देख लेते हैं कि अंडर का जो यूज है वो के नीचे के अर्थ में वर्टिकल पोजीशन बताने के लिए किया जाता है। यानी कि वर्टिकल पोजीशन किसी चीज के वर्टिकली नीचे कोई खड़ा हो तो उसे वहां पे हम अंडर का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ लेवल का यूज किया गया है कि अंडर पॉवर्टी लाइन, यानी कि पॉवर्टी लाइन जो है उस लेवल का यूज किया गया है कि कौन उससे नीचे है, यानी पॉवर्टी गरीबी की जो रेखा है उससे नीचे की बात की जा रही है, यानी कि लेवल की बात की जा रही है। तो जब भी के नीचे के अर्थ में लेवल बताने के लिए यूज करेंगे तो वहां पर बिलो का यूज करेंगे, ना कि अंडर का। ठीक है, तो यहाँ लेवल बताने के लिए यूज किया जा रहा है के नीचे के अर्थ में, इसलिए बिलो यूज होगा ना कि अंडर। ठीक है, तो यहाँ अंडर की जगह बिलो आ जाएगा, तो सही सेंटेंस बनेगा। यहाँ ए पार्ट आ जाएगा उसकी जगह इंप्रूव करके कि लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो सही सेंटेंस होगा मोर देन 60% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो ए पार्ट आ जाएगा उसकी जगह इंप्रूव होके। तो यहाँ पर अंडर और बिलो से संबंधित रूल था। अंडर का यूज कब करेंगे? जब वर्टिकल पोजीशन बताने के लिए के नीचे के अर्थ में वर्टिकल पोजीशन बताना हो तब अंडर का, और जब लेवल बताना हो के नीचे के अर्थ में तो बिलो का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर दिया हुआ है कि प्रोफेशनल्स मस्ट कंटिन्यूअसली इंप्रूव देयर स्किल्स। तो यहाँ इंप्रूव के नीचे अंडरलाइंड है, यानी कि इसको हमें इंप्रूव करना है। तो यहाँ जो इम्प्रूव का यूज किया गया है ये नॉर्मली सुधार करना या बेहतर करने के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, इम्प्रूव मीन सुधार करना या बेहतर करना, लेकिन यहाँ स्किल को विकसित करने या सुधार करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो पर्टिकुलर जब स्किल की बात की जाती है सुधारने के, ठीक है, या फिर बेहतर करने के लिए, उन्हें विकसित करने के लिए, तो वहाँ होन वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, होन मीन्स होता है स्किल को विकसित करना या सुधार करना, तो यहाँ इम्प्रूव की जगह होन आना चाहिए, तब ये सेंटेंस सही होगा, क्योंकि यहाँ स्किल्स को इंप्रूव करने की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ सही सेंटेंस बनेगा प्रोफेशनल्स मस्ट कंटिन्यूअसली होन देयर स्किल्स। ठीक है, तो जब भी स्किल को विकसित करने या सुधार करने की बात करेंगे तो वहाँ होन वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, ये पर्टिकुलर स्किल को सुधार करने के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर दिया हुआ है कि आफ्टर द हैवी रेन्स लास्ट वीक द वाटर ऑफ होना चाहिए यहाँ। ठीक है, तो आ जाएगा द वाटर ऑफ द लेक रेज्ड अनदर 2 फीट। ठीक है, ये सेंटेंस दिया हुआ है, तो यहाँ रेज्ड अनदर 2 फीट, इसको हमें इंप्रूव करना है। तो यहाँ रेज का यूज किया गया है, जबकि रेज का यूज कब करते हैं? रेज का अर्थ होता है उठाना या खड़ा करना, और यह एक ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि सकर्मक क्रिया, यानी कि इसके साथ ऑब्जेक्ट का यूज जरूर होगा। ठीक है, और दूसरा वर्ड होता है राइज। राइज मीन्स होता है उठना या उगना, और यह एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि इसके लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, यह एक अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो दोनों के एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे रेज के लिए एग्जांपल क्या है? सी रेज्ड नो क्वेश्चन, यानी कि उसने कोई क्वेश्चन नहीं उठाया, तो रेज का अर्थ क्या होता है? उठाना या खड़ा करना। और राइज मीन्स होता है उठना या उगना, तो इसका एग्जाम्पल क्या है कि ही रोज टू स्पीक, यानी वो बोलने के लिए उठा, ही रोज टू स्पीक। ठीक है, तो यहाँ पर रेज का यूज किया गया है, जबकि यहाँ पे अर्थ क्या है कि हैवी रेन्स के कारण जो वाटर लेवल है, जो लेक का वाटर है, वो 2 फीट ऊपर उठ गया है, ना कि उठाया गया है। जबकि रेज का मतलब क्या होता है? रेज का अर्थ होता है उठाना या खड़ा करना, और राइज मीन्स होता है उठना या उगना, तो यहाँ वो उठ गया, यानी कि 2 फीट उसका लेवल ऊपर उठ गया। ठीक है, तो यहाँ रेज नहीं होगा, यहाँ राइज के लिए आएगा, और राइज का सेकेंड फॉर्म आएगा रोज। ठीक है, तो यहाँ रोज अनदर 2 फीट, ये सी पार्ट आ जाएगा उसकी जगह इंप्रूव होके। ठीक है, तो ये सेंटेंस दिन सही हो जाएगा। तो यहाँ रेज की जगह रोज आएगा, क्योंकि रेज जो है, रेज का अर्थ होता है उठाना या खड़ा करना। यहाँ वाटर लेवल उठाया नहीं गया है, या हैवी रेन्स के कारण वाटर ऑफ द लेक, यानी कि लेक का जो वाटर है, पानी है, वो 2 फीट ऊपर उठ गया है। ठीक है, यहाँ रेज्ड की जगह रोज आ जाएगा, देन ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो सही सेंटेंस बनेगा आफ्टर द हैवी रेन्स लास्ट वीक
द वाटर ऑफ द लेक रोज अनदर 2 फीट। ठीक है, तो यहाँ सी पार्ट आ जाएगा रोज अनदर 2 फीट, देन ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है 4 नंबर। 4 नंबर दिया हुआ है कि अडेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि बताया गया कि अडेसिटी जो है मदर ऑफ इन्वेंशन यानी कि आविष्कार की जननी है। लेकिन अडेसिटी का अर्थ क्या होता है? अडेसिटी मीन्स होता है ढीठता, उद्दंडता या निर्लज्जता, जबकि ये तो यहाँ यूज नहीं होगा क्योंकि ऐसा कोई अर्थ यहाँ नहीं आएगा। जबकि यहाँ आना चाहिए पासिटी, क्योंकि अभाव या कमी, पासिटी मीन्स होता है अभाव या कमी। तो यहाँ अब पासिटी अगर लिखेंगे देन ये सेंटेंस सही हो जाएगा, क्योंकि अभाव ही जो है आविष्कार की जननी है, ये सही होता है। तो पासिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो यहाँ पासिटी आ जाएगा, देन ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो यहाँ अडेसिटी की जगह इंप्रूव करके हम सी पार्ट से पासिटी लिख देंगे, देन ये सेंटेंस सही हो जाएगा। सही सेंटेंस होगा पासिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि अभाव या कमी ही आविष्कार की जननी है। ठीक है, देन ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है 5 नंबर। 5 नंबर सेंटेंस दिया हुआ है कि ही कंप्लेंड ऑफ हैविंग टॉर्चर्ड बाय द पुलिस। ठीक है, ये सेंटेंस दिया हुआ है। यहाँ हैविंग टॉर्चर्ड को अंडरलाइन किया गया है, लेकिन यहाँ अगर हम सेंटेंस को देखें तो सेंटेंस पैसिव में दिया गया है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि ही कंप्लेंड ऑफ हैविंग टॉर्चर्ड बाय द पुलिस। यहाँ बाय का यूज किया गया है, यानी कि किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा टॉर्चर किया गया है। तो यहाँ बाय से जो करता है सब्जेक्ट है बाई से लिखा गया है, यानी पैसिव फॉर्म में लिखा गया है ये। ठीक है, तो पैसिव फॉर्म में यहाँ जो पार्टिसिपल, ये सेंटेंस पैसिव फॉर्म में है और इसलिए परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म यूज होना चाहिए। तो यहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल जो यूज हुआ है इसका पैसिव फॉर्म होना चाहिए, यानी कि हैविंग के बाद बीन आना चाहिए, हैविंग बीन टॉर्चर्ड आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ये ए पार्ट इंप्रूव करके आ जाएगा। तो सही सेंटेंस बनेगा ही कंप्लेंड ऑफ हैविंग बीन टॉर्चर्ड बाय द पुलिस। ठीक है, देन ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है 6 नंबर। 6 नंबर सेंटेंस दिया हुआ है कि द फाइनेंस मिनिस्टर सेड दैट ही वुड वर्क फॉर द इम्पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ। ये सेंटेंस दिया हुआ है और यहाँ इम्पार्शियल पेज अंडरलाइंड है, इसे यानी कि इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो इम्पार्शियल मीन्स क्या होता है? पक्षपात रहित, यानी कि पक्षपात ना करना। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ करना क्या है? यहाँ करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ, यानी कि वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। यानी कि अगर वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो वहाँ पक्षपात तो करना ही होगा, यानी कि अमीरों से लेकर गरीबों में देना होगा, तभी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वेल्थ का। तो यहाँ पक्षपात तो होगा ही, तो इम्पार्शियल नहीं आएगा, यहाँ इक्विटेबल आएगा, यानी कि न्यायोचित और सही, यानी कि न्याय करना है। ठीक है, तो अमीरों से पैसा लेके गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ न्यायोचित या सही इस अर्थ में इक्विटेबल आएगा। ठीक है, इम्पार्शियल नहीं आएगा क्योंकि पक्षपात तो होगा ही यहाँ। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? द फाइनेंस मिनिस्टर सेड दैट ही वुड वर्क फॉर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ। ठीक है, तो यहाँ ए पार्ट इक्विटेबल आ जाएगा, इम्पार्शियल की जगह पर इक्विटेबल ज़्यादा सही होगा। ठीक है, तो ए पार्ट आ जाएगा इंप्रूव करके, देन ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है 7 नंबर। 7 नंबर दिया हुआ है कि बीइंग टू कॉस्टली फॉर हिम ही कुड नॉट बाय द कोट। ठीक है, तो यहाँ बीइंग का यूज किया गया है। तो रूल क्या है कि इस सेंटेंस में बीइंग का प्रयोग पार्टिसिपल के रूप में किया गया है और पार्टिसिपल के साथ सब्जेक्ट का प्रयोग आवश्यक होता है। यहाँ पार्टिसिपल के साथ कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। बीइंग टू कॉस्टली फॉर हिम ही कुड नॉट बाय द कोट, तो बीइंग के पहले सब्जेक्ट आना चाहिए। तो बीइंग किसके लिए यूज किया गया? बीइंग टू कॉस्टली, यानी कि क्या चीज महंगी है, तो यहाँ कोट के लिए यूज किया गया है, कि कोट के लिए कहा गया है कि बीइंग टू कॉस्टली। ठीक है, तो यहाँ कोट के लिए क्या आ जाएगा? प्रोनाउन। कोट के लिए आना चाहिए इट। ठीक है, तो यहाँ ए पार्ट आ जाएगा इंप्रूव करके, यहाँ बीइंग टू कॉस्टली फॉर हिम की जगह इट बीइंग टू कॉस्टली फॉर हिम, ये आ जाएंगे इंप्रूव करके। ठीक है, क्योंकि बीइंग एक पार्टिसिपल के रूप में यूज किया गया है और पार्टिसिपल के साथ सब्जेक्ट का प्रयोग आवश्यक होता है। यहाँ ए पार्ट आ जाएगा इंप्रूव करके, देन सही सेंटेंस बनेगा इट बीइंग टू कॉस्टली फॉर हिम ही कुड नॉट बाय द कोट। ठीक है, देन ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है 8 नंबर। 8 नंबर दिया हुआ है कि नो सूनर हैज सी एग्रीड टू मैरी हिम देन ही स्टार्टेड हैविंग टेरिबल डाउट्स। ठीक है, ये सेंटेंस दिया हुआ है। यहाँ नो सूनर हैज सी एग्रीड के नीचे अंडरलाइन है, यानी कि इसे हमें इम्प्रूव करना है। तो जो नो सूनर से संबंधित जो रूल होता है वहाँ पे हैज का तो यूज ही नहीं होता है, क्योंकि इससे नो सूनर से संबंधित 2 रूल बनते हैं। पहला रूल क्या है कि नो सूनर के साथ डिड आएगा, देन सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन अगला कनेक्टिंग कंजप्शन देन आता है। ठीक है, तो अगर डिड का यूज होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और दूसरा क्या बनता है, अगर नो सूनर के साथ हैड का यूज किया गया हो, यानी कि डिड की जगह अगर हैड का यूज होगा, उसके बाद देन सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की
थर्ड फॉर्म, देन उसके बाद कनेक्टिंग कंजक्शन देन आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो रूल बनते हैं। यहाँ डिड या हैज की जगह डिड या हैड की जगह कुछ आना चाहिए, देन सब्जेक्ट और देन उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आनी चाहिए। तो यहाँ यानी कि इसको इंप्रूव करना है और इंप्रूव करके कौन सा ऑप्शन आएगा देखना है। यहाँ सी से यानी सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ तो ये तो सही नहीं होगा। दूसरा देखें तो नो सूनर के बाद हैड आया है, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद एग्रीड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये सही हो जाएगा। जबकि सी पार्ट में देखें नो सूनर के बाद डिड तो आया है लेकिन उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई, जबकि डिड के साथ क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि डिड पहले ही आ गया है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, तो इसलिए सी सही नहीं होगा, बी सही हो जाएगा। नो सूनर प्लस हैड, उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये आ जाएगा। इसकी जगह इंप्रूव करके और सही सेंटेंस बनेगा नो सूनर हैड सी एग्रीड टू मैरी हिम देन सी स्टार्टेड हैविंग टेरिबल डाउट्स। ठीक है, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है 9 नंबर। 9 नंबर दिया हुआ है कि देयर वाज टू मेनी पीपल ट्राइंग टू गेट इनटू द फुटबॉल स्टेडियम। ये सेंटेंस दिया हुआ है। यहाँ अंडरलाइन पार्ट है देयर वाज टू मेनी, ये इस पे अंडरलाइन है। तो यहाँ अगर देखें तो यहाँ वर्ब वाज आई है। ठीक है, तो देयर के साथ वर्ब कैसी आती है, जब भी देयर से सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है तो वहाँ वर्ब जो होता है उसके बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगती है, यानी कि ये जो वर्ब वाज है इसके आगे जो सब्जेक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग लगेगी। तो आज आगे सब्जेक्ट क्या है, मेनी पीपल, तो ये प्लूरल में है, तो इसके साथ यानी कि वर्ब इसके अकॉर्डिंग क्या प्लूरल में आनी चाहिए ना कि सिंगुलर में। यहाँ पर वाज की जगह वर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ बी पार्ट सही हो जाएगा और आ जाएगा देयर वर टू मेनी पीपल। ठीक है, तो यहाँ वर आ जाएगा मेनी पीपल के लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट प्लूरल में है तो वर्ब भी प्लूरल में होगी। ठीक है, देन सही सेंटेंस बन जाएगा देयर वर टू मेनी पीपल ट्राइंग टू गेट इनटू द फुटबॉल स्टेडियम। ठीक है, देन ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है 10 नंबर। 10 नंबर दिया हुआ है कि वेट हियर अंटिल आई विल कॉल यू। ठीक है, तो यहाँ अंटिल का यूज किया गया है, उसके बाद फ्यूचर में ये सेंटेंस लिखा गया है। तो देख लेते हैं रूल क्या है। कि रूल है कि जब भी भविष्य की दो घटनाओं का जिक्र हो, ठीक है, और when, if, unless, until, as soon as long as, in case, before, after से शुरू होने वाले क्लाज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। यानी कि इनसे संबंधित जो भी क्लाज स्टार्ट होगा उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ until से जो स्टार्ट हुआ है सेकंड वाला सेंटेंस यहाँ फ्यूचर में दे दिया गया है, जबकि रूल क्या है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई कॉल यू। ठीक है, तो ये सी पार्ट, तो विल कॉल की जगह कॉल आ जाएगा, देन ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो सही सेंटेंस बनेगा वेट हियर अंटिल आई कॉल यू। ठीक है, देन ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो रूल क्या था कि जब भी भविष्य की दो घटनाओं का जिक्र हो तो व्हेन, इफ, अनलेस, अंटिल, एज सून एज लॉन्ग एज, इन केस, बिफोर, आफ्टर से शुरू होने वाले क्लाज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। यानी कि इनसे संबंधित जो जितने भी वर्ड दिए हैं इनसे संबंधित जो भी सेंटेंस शुरू होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो यहाँ अंटिल दिया हुआ है तो अंटिल के बाद जो क्लाज आ रहा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो ये आई विल कॉल यू ना होके आई कॉल यू हो जाएगा। तो विल कॉल की जगह कॉल, सी पार्ट आ जाएगा इंप्रूव करके, देन ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 10 सेंटेंस इंप्रूवमेंट जिनको हमने रूल के साथ डिस्कस किया। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।